हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद। आज का टॉक शॉक इसलिए ज़रूर देखें कि आज हमारे साथ मेहमान हैं मोहसिन बेग साहब। ये जर्नलिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, बड़े वेल कनेक्टेड हैं पावर कॉरिडोर्स में, खबर अखबार भी इनके पास होती है। लेकिन हम इनसे बात करेंगे तीफी बट का जो कत्ल हुआ है मुबैना तौर पर मावराए अदालत, उसके अंदर की कहानी क्या है, क्योंकि ये तीफी बट के बड़े करीबी दोस्त थे। दूसरे नंबर पे हम इनसे पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे। पंजाब हुकूमत को बड़ा करीब से देखते हैं, हुक्मरानों के भी बड़े करीब हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अगेन बहुत ज़्यादा करीब हैं। साथ ही साथ हम दीगर इश्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे और उसमें एक अहम मामला बलूचिस्तान में एक पुराना मामला जिससे डॉक्टर शाजिया जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से अकबर बुगटी के खिलाफ एक ऑपरेशन भी हुआ। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, करंट अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है मोहसिन बेग साहब। बेग साहब बहुत शुक्रिया आप, बहुत शुक्रिया। नाइस ऑफ यू। बड़े दिन हो गए, बस हम को प्लान करते रहे, नहीं हो सका। हाँ, बस वो मैं भी हाँ। बाहर था और अभी वापस आया हूँ और अभी इधर ही हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे। आपकी वापसी जो है उसी से मेरे ख्याल में आगाज़ ना करें, फिर हम जाते हैं, पीछे भी जाते हैं। जी जी। जब आपने ऑनलाइन ली, जब आप आए हैं अभी रिसेंटली, तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक तनाज़ा पंजाब में एक हुआ। वो हुआ तीफी बट का, एक बिजनेसमैन कहें या बाज़ लोग कहते हैं कि जी वो कोई गैंग थे, तो उनका एक मावराए अदालत मुबैना कत्ल हुआ है। जी। आपके बड़े करीबी दोस्त थे, कब से जानते हैं आप उन्हें? मैं अजाज उनको कोई 30 साल से जानता हूँ और मेरी नज़र में तो ही वॉज अ वंडरफुल मैन। कोई गैंग वैंग कोई नहीं था। एक ज़ाती उनकी दुश्मनी कुछ लोगों से चल रही थी और वो मैं शुरू दिन से इस चक्कर में था कि भट्ट साहब इस चीज़ को ख़त्म करें और सुलह हो जाए। उस डिटेल में नहीं जाते किसका फॉल्ट था और कैसे हुआ, और ये वो लंबी कहानी है, दो आई नो। लेकिन ये जो रिसेंटली उनका जो मुबैना इनकाउंटर और मर्डर है, ये तो बिल्कुल प्री प्लान घसी पिटी स्टोरी पुलिस की और स्पेशली इस आईजी साहब की। और मैं तो आके सुन भी रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने बताया भी है कि ये मुबैना तौर पर सारे पैसे लेके ये काम करवाया गया। आप ये कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने पैसे लेके ये काम किया? मुबैना तौर पर खबर यही है। अदरवाइज़ पंजाब में हज़ारों दुश्मनियाँ ऐसी हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लोगों ने मर्डर्स किए। आप पुलिस पार्टी नहीं बन सकती, पुलिस किसी की इस तरीके से फेवर नहीं कर सकती। पुलिस पार्शियल है कि इन्वेस्टिगेशन करती है और फेयरनेस ऑफ जस्टिस जो है वो ये नहीं है कि आप खड़काई जाएं लोगों को। आपको किसने राइट दिया? ये बंद करें फिर ये सारी अदालतें ये सब कुछ। आप फिर खुद ही इंसाफ, पुलिस वाला इंसाफ करेगा। मुझे आप बताइए। तो आप सुलह चूंकि करवाने की कोशिश करते रहे जी तीफी बट में और टीपू ट्रकों वाले की फैमिली में, जी जिनके साथ तनाज़ा था दोनों जी। का, तो आखिरी दफ़ा क्या बातचीत हुई? कहाँ थे जब आखिरी दफ़ा तीफी बट साहब से आप? दुबई में थे और बेसिकली उनके ब्रदर इन लॉ हैं जावेद भट्ट साहब मरहूम, ठीक, जिनको शूटर्स ने जेल रोड के पास वो अपनी ग्रैंड डॉटर्स को लेने जा रहे थे तो अटैक कर दिया। उनकी मिसिस भी साथ थी जो कि तीफी भट्ट साहब की सिस्टर हैं। और उसके बाद ये FIR इन्हीं पे हुई, ट्रकों वालों पे। इनका जो मसब है और एक और बेटा है और एक और साहब हैं। तो मसब प्री प्लान ऑलरेडी दुबई भाग गया, चला गया, एलाबाई बन गई, शूटर पकड़े गए और शूटरों की बेल भी हो गई, सबकी बेलें हो गई, सब वापस आ गए। वहाँ ये लॉ अप्लाई नहीं किया। ठीक, ठीक है ना जी? इनकाउंटर वाला। हाँ, तो ठीक है। लेकिन ये जो इन्होंने इनकाउंटर किया है, मैं बल्कि आपको बता दूं, मैं 4-5 दिन से काम कर रहा हूँ। ठीक, मैं इस केस को, तीफी भट्ट साहब के केस को इंटरपोल को भिजवा रहा हूँ। ठीक, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर वारंट ये हुआ है।
एंड देन आई एम सेंडिंग दिस सेम केस टू यूएई कि आपने पकड़ के बुचर्स के हवाले कर दिया ना, उसको इंसाफ मिला वहाँ। और मैं इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ये जो कोर्स रेड वारंट का इस तरीके से ये हर किसी का रेड वारंट निकाल देते हैं, वो मेरे ख्याल में अब नहीं मैं होने दूंगा। ये दुरुस्त है कि उनके रेड वारंट 2 दफ़ा निकले, आपने इंटरवेंशन किया? मैंने किया जी, मैं उसमें कोई छुपाता नहीं हूँ। यहाँ हज़ारों लोगों के रेड वारंट निकल आते हैं, वो कई गलत निकलते हैं। अच्छा, जिनके इन्फ्लुएंशियल हैं उनको तो कोई नहीं पकड़ता। मैं आपको 1000 बंदे की लिस्ट देता हूँ जो फिर रहे हैं यूरोप में, लंदन में, सब जगह, क्योंकि वहाँ यूरोप में अगर रेड वारंट हो भी तो दे गिव यू चांस टू गो टू कोर्ट। ये थोड़ी अब पकड़ा अगले दिन फ्लाइट में डाल दिया, ये नहीं होगा। और ये पंजाब पुलिस का ये तीफी बट का केस मैं इंटरपोल को भेजूंगा कि आपकी वजह से एक बंदा मर्डर हुआ। तो आपकी नज़र में स्पेसिफिकली किसने पैसे लिए जो आप सुन रहे हैं? मेरे पास तो प्रूफ नहीं है, ठीक, लेकिन मैं आपको बताऊं ये आईजी है। मैं आपको एक और किस्सा सुना देता हूँ। यार मैं इसके घर गया, आईजी के, डॉक्टर उस्मान के। हाँ, ठीक, मेरे साथ मेरे एक और दोस्त भी थे, मैं उनका नाम नहीं लेता। मैंने इनको कहा कि आप तीफी बट साहब के बच्चे बाहर रहते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम उनको मौके पे डाल रही है, हालांकि वो बच्चे एचिसन से पढ़े हुए हैं, वो बाहर रहते हैं, वो पाकिस्तान में रहते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा ये है, वो है, फलाना है, तो आप उनको किसी को कहे मेरे कल दफ्तर आ जाए। तो मैंने कहा जी वो तो उनके एक ब्रदर इन लॉ जो कि थारो जेंटलमैन जिनका मर्डर इन शूटर्स ने किया, जावेद भट्ट साहब, वो बेचारा 5 वक्त नमाज पैदल चल के मस्जिद आता था, पैदल आता था, वो उसका तो कोई तल्लक ही नहीं था। तो मैंने कहा जी मैं उनको फ़ोन करता हूँ आपके। उनको मैंने तो रात को वापस आना था, मैंने कहा जी आप कल मिल लें। ये कौन सी तारीख की बात है? ये उनके मर्डर होने से पहले की बात। ठीक, उनके ब्रदर इन लॉ के मर्डर से पहले की? नहीं, जावेद भट्ट साहब के मर्डर के होने से पहले। ठीक, वो आईजी ऑफिस जाते हैं, ये कहता है जी आप बताएं कि तीफी बट ने ये मर्डर किया। उसने कहा जी मैं तो नहीं बता सकता ना, मैं तो उसमें शामिल नहीं हूँ। वो तो बेचारा बिजनेसमैन था, बड़ा प्रेशराइज करके तो उठ के चले गए। एक बंदा आया, उसने आके जावेद भट्ट साहब की फ़ोटो खींच ली पुलिस के दफ्तर में, आईजी के दफ्तर। उन्होंने मुझे बाहर निकल के कहा कि इस तरह मेरी तस्वीर खींची है उन्होंने ना। तो मैंने इसके साथ इतना एहतजाज किया कि यार उसकी तस्वीर आपने क्यों खींची? इसने कहा मैं चेक करता हूँ किसने खींची ये वो। और उसके 1 महीने बाद वो मर्डर हो गया, क्योंकि उसको कोई जानता नहीं था। यानी कि आईजी पंजाब के दफ्तर में एक बंदा जाता है, तीफी बट का ब्रदर इन लॉ जाता है, जावेद भट्ट जाता है, और वहाँ पे तस्वीर उसकी ली जाती है। बिल्कुल, और मेरे पास वो मैसेज जो है वो मेरा ख्याल है मेरे पुराने फ़ोनों में होगा, मैंने इनसे बहुत अच्छा। और वही जावेद भट्ट मर्डर हो जाता है, और उसकी भी FIR ऐसी ही होती है जैसे बलाज की थी। अब वो उनकी फैमिली ने कहा कि जी अब वो जो तीफी भट्ट साहब मरहूम थे, वो मुझे पता था उसने बदला लेना है। अगर बात अब फैमिली और रिश्तेदारों तक चली गई है तो तीफी भट्ट साहब भी इनके नुकसान कर सकते थे। तो मैंने उनको मना किया कि अभी कुछ ना करना यार। आपने तीफी भट्ट साहब को मना किया? ठीक। फिर एक मिनिस्टर है पंजाब में, अभी भी मिनिस्टर है, मैं उनकी फैमिली को भी जानता हूँ। उनका मुझे फ़ोन आया, वो इस्लामाबाद मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी सुलह की बात करें। मैंने वो मिनिस्टर साहब मेरे पास बैठे हुए थे छोटे भाइयों की तरह, मैंने स्पीकर फ़ोन पे तीफी भट्ट साहब को कहा कि कुछ ना करना। मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं, साथ ही था मेरे। मैंने कहा सुलह करनी है, जो हो गया सो हो गया, ये इसको अगली नस्ल पे ट्रांसफ़र मत करें, ये ख़त्म कर दें, इट्स इनफ। और वो जावेद भट्ट साहब मुझे हमेशा कहता था जी भाईजान आप सुलह करवा दें। तो मैंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ यार। अब वो एक तरफ से पुलिस वाले उनको सुलह पे आने नहीं दे रहे थे। फिर एक साहब थे जो कि मैं समझता हूँ उस वक्त जो JIT बनी थी, किश्वर DIG, पूरा नाम मेरे ख्याल में, उन्होंने मुझे उस लड़के का मसहब का नंबर दिया। ठीक, वो दुबई में था, तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने जो मुदई था, मुदई नहीं, जो मुल्ज़म था, जावेद भट्ट मुल्ज़म था। तो मैंने कहा देखें आपने एक इनोसेंट आदमी, उसका तीफी बट मतलब वो कोई उस तरह का आदमी नहीं था,
वो बेचारा अपनी फैक्ट्री चलाता था, ठीक है, उसका ब्रदर इन लॉ ज़रूर था। तो मैंने कहा हो गया है, इसको ख़त्म कर लेते। उसने कहा जी मेरे भाई को क्यों मारा? मैंने कहा इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अब मैं आपसे कहूँ कि आपने जावेद भट्ट को क्यों मरवाया तो सुलह नहीं होगी। दुबई में आ जाते हैं, जो गारंटी आपको चाहिए मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको बिठा देता हूँ, जो कुछ भी होगा सामने हो जाएगा और आप सुलह कर लें। मैंने कहा खाना काबा जाना है, वहाँ चले जाते हैं। वो जो मिनिस्टर साहब थे वो फिर दुबई गए भी। इफ आई मे आस्क यू कि ये तो बड़ा पॉजिटिव काम कर रहा था जो भी ये मिनिस्टर साहब है सुहेल शौकत भट्ट। ठीक है, सुहेल शौकत भट्ट। अच्छा, मैं इनके पेरेंट्स को, मैंने आपको पता है 2-2.5 साल क्राइम कवर किया है लाहौर में, 80s अर्ली 80s में, अनटिल के आई वेंट फॉर फर्दर एजुकेशन, अमेरिका चला गया। लेकिन मुझे ये सारे नाम पता, उस वक्त तो आपको पता है ना कोई फोटो कापी नहीं मिलती थी FIR की, हम हाथ से ही लिख के और फिर उस पर टास्क होता। तो वहाँ जाके भी वो मसहब वगैरह नहीं माने। अच्छा, आपने कॉल भी की, मिनिस्टर साहब सुहेल भट्ट साहब उधर गए लेकिन वो सुलह की तरफ नहीं आए। लेकिन मीनवाइल उन्होंने जो भी पुलिस से किया, शूटरों की भी बेलें होगी, मसहब की और उसके भाई की भी बेलें होंगी, वो घर बैठे हुए हैं, वो दुबई से आ भी गए, वारंट भी ख़त्म हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इस चक्कर में तो ठीक है उनको रिलीफ मिला, शायद वो कंफर्टेबल हो जाएं और इनकी सुलह हो जाए। लेकिन सम रीज़न ये पुलिस वालों ने नहीं होने दी और उसका रिज़ल्ट ये लिखा कि आपने, इंटरपोल ने अरेस्ट किया दुबई से कराची, कराची से आगे आपने उसका इनकाउंटर कर दिया। मतलब ये कुछ जंगल है, ये जंगल का कानून है कि जो आपके दिल में आया आप कर दिया। ये कैसे हो सकता है? फिर बंद करो यार सब कुछ। जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है वो तो CCD ने इनकाउंटर किया। बिल्कुल CCD ने किया और ये चट्टा साहब उसमें इन्वॉल्व है, IG इन्वॉल्व है, कुछ और लोग इन्वॉल्व हैं। अदरवाइज फाइनेंशियली डॉक्टर उस्मान और चट्टा जो है इनकी कोई ऐसी करप्शन की बात नहीं है, लेकिन ये जो पंजाब में एक वेव शुरू हुई है इंटेलेक्चुअली, ये तो बड़ी डिसऑनेस्टी। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैंने भी आके सुना ही है और मेरे पास तो कोई हार्ड एविडेंस नहीं है। जो मुबैना तौर पर गुफ्तगू चल रही है मीडिया पे और बाहर, वो यही है। अदरवाइज आपने फिर जावेद भट्ट के शूटर्स और उनके लोगों को भी आप वही करते ना, CCD में इक्वल रखते। अच्छा, तीफी भट्ट साहब कोई डाकू था, चोर था, स्मगलर था, हीरोइन फरोश, क्या था? आपने किस बेस पे उसको मारा? दूसरों को कहने पे। तो दूसरे के कहने में आप इतने थे कि आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं था। और वो जो ख्वाजा आसफ कहता है पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज हैं, वो किसकी हैं? आपकी हैं, मेरी हैं, इन्हीं लोगों की हैं। IG पंजाब का इसमें नाम लिया जाता है, वाकई दुरुस्त बिल्कुल है। और वो इस तीफी भट्ट के केस में डायरेक्ट इन्वॉल्व हूँ। मैं जो केस बनाऊंगा इंशाल्लाह आपको कापी दूंगा, जो मैं इंटरपोल को भेज रहा हूँ कि ये क्या नॉनसेंस है इस मुल्क में जिसमें कोई कानून ही नहीं है। अब 500 बंदा मार दिया, जिसमें रिक्शा वाला भी है, साइकिल चोर भी है। ये आपका इंसाफ है? और वो मैडम जो है वो बड़ी खुश होकर कह रही है मैं क्राइम ख़त्म कर दिया। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये समझाएं बेग साहब कि ये जो डॉक्टर उस्मान है, इनका अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखें तो एक पूरा एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है उनमें। अगर देखा जाए तो माजी में तो वो डायरेक्टर FIA भी रहे हैं, बड़ा गो गेटर थे, उनकी बड़ी लोग तारीफ़ करते थे। ये सडनली ये जो पुलिस मुकाबले और ये जो आप नाम ले रहे हैं, व्हाट हैपेंड, व्हाट इज़ द रीज़न? पहले से माइंडसेट बनाया हुआ था तीफी भट्ट का इनकाउंटर करने का। ठीक है जी, वो इंशाल्लाह ताला हालात बदल जाएंगे। तो ये हो सकता है ना किसी ने सिफारिश की हो? किसने करनी थी सिफारिश, बताइए? किसके साथ? नहीं, आपको पता है पाकिस्तान में बड़े पावरफुल लोग हैं। नहीं, तो उनकी दुश्मनी किसके साथ थी? मुस्लिम लीग के लिए जो तीफी भट्ट साहब ने काम किए, जो खिदमत की, वो कोई और करके तो दिखाए। इतने पैसे कोई खर्च कर सकता है जितने उसने किए? और थ्रू आउट उनकी फैमिली इनके साथ रही। तो ऊपर से कहाँ से ट्रंप साहब ने फ़ोन किया कि तीफी भट्ट का इनकाउंटर कर दो? क्या मियाँ नवाज शरीफ को, मरीम नवाज़ को, मियाँ शहबाज शरीफ को इस बात का पता ही नहीं था कि ये होने जा रहा है? नहीं, शहबाज साहब तो पंजाब में इन्वॉल्व नहीं है। मरियम बीबी को मेरा ख्याल में इन्होंने ब्रीफ किया होगा। ना किया होता तो वो कोई एक्शन लेती, कोई एक्शन नहीं लिया।
कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखें, एक बात एजाज, ये प्रोग्राम संभाल के रखना। बिल्कुल ठीक। जो आज हालात है ना पंजाब के, सब्र कर जाएंगे, नहीं होंगे। और ये सारे जो लोग, मैं जो आजकल एक गैंग अप बना हुआ है ना पंजाब में, ये सारे इंशाल्लाह आप देखिएगा ये या भाग जाएंगे या कोर्टों में होंगे। तहरीक लबैक वाला जो मामला था या कुछ और वो इस तरह के? फेडरल लेवल पे डिसाइड हुआ है जी, और वो रावलपिंडी लेवल पे डिसाइड हुआ था। नेचुरली पंजाब अगर उनको धकेल के इस्लामाबाद तक पहुंचा देता है, जैसे कि पहले होता रहा, और इस्लामाबाद पुलिस जो है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ऐसी चीज़ों को हैंडल कर सके, इसलिए पंजाब को कहा गया कि आप इसको रोकें। और उसमें पंजाब पुलिस ने एफर्ट्स की और करनी चाहिए थी। ये जो इस किस्म के मॉब और जत्थे हैं, इनको तो किसी ज़रूरत आप अलाउ नहीं कर सकते कि वो फेडरल टेरिटरी में आए या यहाँ आके डिप्लोमेटिक इनक्लेव में कोई ट्रबल क्रिएट कर दें, एम्बैरसमेंट करें। वो ठीक है, वो रुकना चाहिए था। लेकिन खुदा न खास्ता साद रिजवी और अनस रिजवी के साथ मावराए कानून या मावराए आइन इस तरह का इकदाम तो नहीं होना चाहिए जो टीफी बट के साथ हुआ। देखें, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। देखें, अगर तो आप कहते हैं ये अदालतें, ये सिस्टम, ये कोर्ट्स ख़त्म हो जाएं तो फिर आप करते रहें, फिर तो जंगल का कानून है। अगर आपकी प्रोसिक्यूशन सज़ा नहीं दिलवा सकती कोर्ट से, तो आप कोर्ट को तो दोष ना दें। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को इम्प्रूव करें, बजाय इसके कि आपने सीधा काम किया, ठा मारो, किस्सा ख़त्म। भाई, आपके वालिद साहब का मुल्क है, ये आइन आपने बनाया है, ख़त्म करो फिर इस आइन को। इस अदालतों में तो हैरान हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट ने 100, वरना तो 100 मोटो तो ये रोज़ ले लेते, 500-600 बंदा मार दिया, कोई 100 मोटो नहीं हुआ। 26 में ऐनी तरमीम भी तो ले आए ना। देखें यार लेकिन एजाज, ये चीज़ें चलेंगी ही नहीं, ये मैं आपको बता दूं। इतना जुल्म नहीं हो सकता कि आप किसी की दुश्मनी में खुद इन्वॉल्व होकर बंदा मार दें, ये नहीं हो सकता। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। और मैं एट द सेम टाइम ये भी कहूँगा कि अगर डॉक्टर उस्मान या चीफ सेक्रेटरी पंजाब अगर उनका कोई मौक़िफ़ है तो प्लीज़ दें। ज़रा हम एक ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं, किसी दुश्मनी में नहीं, आप एक टेंजिबल बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उस दिन के बाद आज दिन तक डॉक्टर उस्मान से कभी बात नहीं की जिस दिन उसने जावेद भट्ट की तस्वीर खींची, और वो मेरा खदशा सच साबित हुआ और उसका मर्डर हो गया। आपने ये बात किसी को बताई भी थी कि जावेद भट्ट का मर्डर हो सकता है? ये बात रिकॉर्ड मैंने नहीं किसी को बताई, लेकिन देखो, वो बेचारा एक सिंपल फैक्ट्री ओनर है। वो कभी, आप पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, वो सारे लोग बताएंगे आपको। लेकिन यार, ये कैसे, मतलब आप यूनिफॉर्म में, यू सच अ क्रिमिनल माइंड, आप में और फिर उस शूटर में क्या फ़र्क हुआ जो पैसे लेके गोलियां चलाते हैं, और जिसको आप कहते हैं नहीं हम शूटर को नहीं, तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना। आपने किस बेस पे इतने 500 लोग मार दिए? वजह बताएं ना, क्या है? परासी अदालतें बंद हो गई हैं, तो चीफ जस्टिस साहिबा ने भी कोई नोटिस नहीं लिया, कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा। देखो, कुछ केसेस में जो इश्तिहारी हैं, डाकू हैं, मुकाबला होता है, आप मार देते हैं। आप तो जेलों से निकाल के लोगों को मार रहे हैं यार। अच्छा, इस सारे काम में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी साथ है, एक पेज पे है। किसके? ये जो मावराए कानून, बिल्कुल कत्ल गारत गरी है, बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट का ये काम ही नहीं। और मैं आपकी वैसे भी खबर दे देता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट पंजाब गवर्नमेंट के साथ नहीं है इस वक्त। नहीं है पंजाब गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं। नहीं, आर्मी चीफ तो बड़ी तारीफ करते हैं मरीम साहिबा की। हालात आएंगे, आप देख लीजिएगा। और बताइए, तो इसका मतलब चीफ मिनिस्टर साहब नहीं रहेंगी, मरीम नवाज साहिबा? मैं नहीं ये बात कर रहा, हालात होंगे तो आपको खुद ही, आप खुद जर्नलिस्ट हैं। मैं हार्डकोर एनालिसिस देने वाला आदमी पेशेंट गोइया नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो तरीक़ाकार आपने अपनाया है, इट विल कॉस्ट यू इन फ्यूचर। लेकिन अदरवाइज मरियम की जो गवर्नेंस है वो बेहतर है या नहीं? आप क्या कहते हैं? वैसे मुझे तो काफ़ी बेहतर लग रही है, टू बी फेयर। उन्होंने मरियम ने एफर्ट्स किए हैं, कर रही हैं, और वो एफर्ट्स उनको करनी चाहिए। पंजाब में उनको एक क्लीन स्लेट मिली है, और नेचुरली वो फ्यूचर जो है मुस्लिम लीग नून का पंजाब में, उसको स्ट्रेंथन करें। लेकिन मुकाबले से थोड़ा सा डर रही हैं। अभी बल्दियाती इलेक्शन दिसंबर में करवाने का कहा, उन्होंने आइन पास करा लिया, नॉन
पार्टिजन, और जो टेन्योर होगा वो 3-3 महीने का होगा। ये कैसे हो सकता है? एक तरफ आप कह रही हैं आपने बहुत काम किया, एक तरफ आप कह रही है मैं बड़ी पॉपुलर भी हूँ। मैं अभी आते हुए मुझे कोई बिठा रहा था कि 100 फुट का मुजस्मा भी बन गया, झंडों पे फ़ोटो भी आ रही। चीज़ें थोड़ी सी इन चीज़ों से आगे निकल गई हैं। नई जो जनरेशन है उसको एक बयानिया, एक सिम्मत चाहिए। पॉपुलैरिटी बस के पीछे फ़ोटो या झंडे पे नहीं है, उसको एक आपने डायरेक्शन देनी है, उसको आपने एक फ्यूचर का विजन देना है, तब वो आपके साथ जुड़ेगा। लेकिन पॉपुलैरिटी के एतबार से आप समझते हैं इमरान खान का मुकाबला है पंजाब में आज भी? वरना ये बल्दियाती इलेक्शन पार्टी बेस करवाते, इनको खौफ होगा इसलिए बिल पास करा ली। देखिए तो बल्दियात का जो फंड है ना पंजाब में, वो अरबों, हजार अरब के करीब होगा। ठीक है, वो कौन खर्च कर रहा है? बल्दियाती इदारे तो है नहीं। वो डीसी ही खर्च कर रहा है, नहीं, चीफ मिनिस्टर साहिबा। हाँ, वो वहाँ से जाता ही नहीं है फंड। लिहाजा अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं एजाज, तो जमहूरियत शुरू होती है बल्दियात से। जी हाँ, कोई शक नहीं। फिर ऊपर आप आते हैं। तो वो तो कोई गवर्नमेंट आ जाए, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, वो भी नहीं करवाना चाह रहा था, इमरान भी और पीपल्स कोई कराना ही नहीं चाहता। तो बात इनको जमहूरियत अच्छी लगती जब ये अपोजिशन में होते, ये जेल में होते, इक़्तिदार में बैठते हैं, समथिंग गोज रॉन्ग। आई डोंट नो क्या मेंटालिटी। आप कैसा देख रहे हैं कि जो ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के, वो पीपल्स पार्टी के साथ आइडियल हैं? नून लीग के साथ तो आपने बता दिया वो नहीं है, पंजाब में नहीं है, मरकज़ में है। देखें, पंजाब में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि उसको इम्प्रूव किया जाए, और राइटली सो। आप सब लोगों ने बड़ी मेहनत की और ये दिन आए और आज आपकी सबकी हुकूमतें हैं, और वो एक फितना जो था वो अभी मौजूद है, उसके पीछे इंटरनेशनल लॉबी है। यू शुड बी वेरी केयरफुल। आपको डिलीवर भी करना है, आपको पॉपुलैरिटी भी बनानी है। इस जंग के बाद सूरत हाल ज़रा डिफरेंट है, पूरी दुनिया आपको प्रेस कर रही है, पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी है। तो ऐसे में डोमेस्टिक जो इश्यूज़ हैं उसको तो आपने सॉल्व करना है ना, ट्रम्प तो नहीं आके करेगा। अगर उसमें आप कोऑर्डिनेशन नहीं करती पंजाब और फेडरेशन के साथ, और पंजाब और सिंध के साथ, या पंजाब KPK के साथ, ये पीछे जो बयानबाजी रही, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। मरियम का काम नज़र आता है, सिंध वाले नहीं कर रहे तो नहीं नज़र आएगा, ठीक है जी, KPK नहीं कर रहा तो नहीं नज़र आएगा। उसमें किसी को लड़ाई डालने की ज़रूरत नहीं है। वो फैक्ट पड़ता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, वो फैक्ट पड़ता है आपके लोकल बिजनेसमैनों पे, वो इसीलिए स्टॉक मार्केट भी नीचे जाती है। तो उस चीज़ को अवॉइड, मैं उस पैराई में बात कर रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए। ट्रबल्स क्रिएट नहीं करते जब आप हुकूमत में होते, ट्रबल शूटर होते हैं आप, ताकि स्मूथ आपका काम चले। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मरीम का काम नज़र आता है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अब उनके साथ नहीं है। भाई यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, कि जब आप पीपल्स पार्टी के साथ आपने फड्डा डाला बिला वजह, उसका ना उसको कुछ हासिल है ना आपको कोई हासिल, आपका मुकाबला ही नहीं है। फेडरेशन में पीपल्स पार्टी आपके साथ है, पीपल्स पार्टी आपके साथ ना होती तो इमरान ही होता आज। तो आपने तो इकट्ठा काम किया, ये सारा सफ़र आपका इकट्ठा है। और जो डिवाइड हुआ गवर्नमेंट का, और जो आईनी ओहदे मिले, वो इसी बेस पे मिले ना, वरना तो पंजाब की गवर्नरशिप जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिलती, वो पीपल्स पार्टी को तो ना मिलती। और फिर जो जिन चीज़ों पे आपका इख्तलाफ चल रहा है, और जो आपके लोग कह रहे हैं या पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं, उसका कोई हासिल वसूल है सवाए इसके कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी परेशानी हो और फेडरल के लिए भी परेशानी हो। बेग साहब ये बताएं कि ये जो सिस्टम अभी चल रहा है, जो जिसे ख्वाजा आसफ साहब भी कहते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम है, कि मरकज़ में प्राइम मिनिस्टर हैं लेकिन पावर्स किसी और के पास हैं, विजिबल नज़र आता है, वो हमेशा से। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? पहले की तारीख से ज़्यादा नहीं हो गया? खान साहब दौर में भी था, लेकिन अब तो लगता है बहुत ज़्यादा आगे हो गया। नहीं, हमेशा से है। नहीं, आप देखें ट्रम्प साहब तक मामला चला गया, तो ये ट्रम्प साहब मुलाकात कर रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल साहब से, तो ये तो एक नई तारीख रकम हो गई ना। ये तो हिस्ट्री में नहीं कभी हुआ। जी हाँ। और उस दिन भी आपने सुन लिया होगा, उसने जी हाँ, माय फेवरेट फील्ड मार्शल। जी। बेसिकली
ट्रम्प जैसे जो लोग हैं ना, उनकी एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि दे कैन क्लिक इन 2 मिनट्स ठीक इफ़ दे लाइक समवन। ठीक। अब शहबाज साहब के साथ भी बहुत अच्छी फ्रैंकनेस है। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि जब शहबाज साहब यहाँ से शर्म शेख के लिए गए तो उनको रास्ते में बताया गया कि वो नेतन्याहू भी ट्रम्प वहाँ के पर साथ ही आ होंगे। रहा है। ठीक। तो ये खासे परेशान रहे। नेचुरली यहाँ तो वैसे ही नहीं जान छूटनी थी, हाथ मिला लेते या फ़ोटो खींच लेते। तो कहते मैंने जाके वहाँ उन सबको कहा कि भाई आप तो किंग हैं अपने अपने जगहों पे, जगहों मुल्कों पे, में। मुल्कों में, आपकी राय तो बोलती नहीं है, तो मैं तो पाकिस्तान वापस नहीं जा सकूंगा। तो इसको मना किया। शाह अब्दुल्ला जो जॉर्डन के हैं वो साथ मिले, बाकी मिले। जब ट्रंप को वहाँ पैगाम दिया कि नेतन्याहू को साथ ना लाएं, तो आप यकीन करें 28 मुल्कों के किंग, प्राइम मिनिस्टर्स, अरब कंट्रीज़ के सारे जो थे, ट्रंप उस 8 वजह मुल्कों के। जी हाँ, नहीं सर, 28 शुरू में तो 8, कंट्रीज। हाँ, वो तो बाद में आए ना 28। जी हाँ। तो उस फंक्शन में ट्रंप फिर 4.5 घंटे लेट आया, क्योंकि वहाँ भी तल अवीव में था जी हाँ। और नेतन्याहू ने आना था। अब उधर क्या डील हुई होगी, लेकिन वो सारा क्रेडिट बाद में सारे अरब कंट्रीज़ ने कहा कि शहबाज साहब को कि आपने अच्छा डिसीजन लिया कि वो नेतन्याहू नहीं आया। तो मकसद ये है कि अभी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है। दुनिया में हमारा बना है। पाकिस्तान को लोग पूछना शुरू हुए हैं। पहले तो इस इंडिया वार के पहले हमारी क्या हालत थी, आप किसी को कहते थे मैं आना चाहता हूँ, वो कहता महीने बाद बताएंगे। तो अभी तो आपको हर जगह इनवाइट किया जा रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट नए इलेक्शन तक मैं ये समझता हूँ कि हमें इकॉनमी पे फोकस करना चाहिए। अभी आपके हालात दिन ब दिन बेहतर होंगे, और उसका जो हालात बेहतर होने का मतलब है कि प्रोविंस भी उसमें फ़ायदा उठाएंगे, और पंजाब सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा। इट्स ए ह्यूज प्रोविंस। तो मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आप जब शुरू करते हैं ना, तो इन्वेस्टर नहीं आता, फॉरेन कंट्री वाले इन्वेस्टर भी नहीं आते। ये हमारे यहाँ TLP ने 4 दिन बंद कर दिए, कश्मीर में 6 दिन फसाद पड़ा रहा, गिलगित बल्तिस्तान में फसाद पड़ा हुआ है शिया सुन्नी का। तो ये कौन करवा? अब हमें तो चाहिए कि स्मूथ रनिंग हो, बजाय इसके कि जो इंटरनेशनल प्रॉक्सीज हैं जिनको फंडिंग मिल रही है वो ट्रबल क्रिएट करें। तो गवर्नमेंट्स को आपस में तो नहीं लड़ना चाहिए। तो बेग साहब, हम कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करेंगे, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड ही विल बी कंप्लीटिंग हिज टेन्योर। $1,000,000%। अच्छा, 5 साल पूरे होंगे। और अगले आसफ जरदारी साहब भी 5 साल पूरे करेंगे। अगले 5 साल भी शहबाज साहब ही होंगे बशर्ते ज़िंदगी। अच्छा, अगले 5 साल भी। तो जरदारी साहब? जरदारी साहब सुकून में बैठे हुए एंजॉय कर रहे। अच्छा, 5 साल होंगे पूरे उनके? देखें, वो तो उनको तो इस वक्त कोई छेड़ नहीं सकता, बशर्ते ज़िंदगी उनकी अल्लाह उम्र दराज करे। बिल्कुल स्मूथ है। अच्छा, वो भी 5 साल पूरे करेंगे और अगले 5 साल भी? बिल्कुल। जरदारी साहब के अगले 5 साल भी हैं? देखें, वो तो उनकी चॉइस है ना, वो अपनी जगह किसी को नॉमिनेट करते हैं। लेकिन जो फार्मूला था, पहले आपको याद होगा, फार्मूला था कि जी 2.5 ईयर्स एंड देन 2.5 जी ईयर्स। हाँ, बिलावल के पास जाना था शायद। लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं था, ठीक। वो प्रैक्टिकली हो नहीं सकता था। फिर कहा गया जी मिनिस्ट्रीज ले लें, वो भी प्रैक्टिकल नहीं था। इसलिए फिर उनको KPK गवर्नरशिप, पंजाब गवर्नरशिप, सेनेट चेयरमैन, प्रेसिडेंटशिप, तो ये चीज़ें उनको फिर दी गई। तो इसका मतलब है बिलावल और मरियम ये अगले 5-10 साल हमें नज़र नहीं आ रहे कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? टू बी ऑनेस्ट नहीं। देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो चेस गेम है, और यहाँ पे क्योंकि फेयर प्ले नहीं है, हमारे यहाँ फेयर प्ले नहीं है, तो उसमें अच्छा कोई भी शख्स फेयर प्ले नहीं कर रहा। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ क्रिकेट खेलें और मैं फुटबॉल खेलूं, मैं जीत गया। नहीं, आई हैव टू प्ले द सेम गेम। फुटबॉल के साथ फुटबॉल खेल के ही जीतूंगा, तो वो सिस्टम यहाँ है नहीं। मेरिट सारे करते हैं। आपको पता है कितना मेरिट पे लोग आए हुए हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है जी, बताने की ज़रूरत तो है जी नहीं। जी।
लिहाजा ये सिस्टम अगर स्मूथली चले और एक स्टेबिलिटी आ जाए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो, तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। आपका लोकल बिजनेसमैन जो भाग के जा रहा है, बहुत दुनिया शिफ्ट हुई, बहुत पैसा शिफ्ट हो रहा है, उसको रोक सकते हैं आप, क्योंकि एफबीआर ने ऑलमोस्ट 45% टैक्स लगा दिया। कौन पे कर सकता है? इकॉनमी है नहीं, बिजनेस नहीं है। आपके जो इलेक्ट्रिसिटी, टैरिफ, गैस, ये जो रेट हैं ये कंपैटिबल नहीं है। यहाँ आप बिज़नेस करें, उसकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस इतना ज़्यादा है, कौन पे कर सकता है? तो अगर आप थोड़ा सा रिलीफ दें बिजनेसमैनों से, कोशिश करें कि लोग रुकें, इंडस्ट्री चले, तो नेचुरली आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा बेग साहब, मुल्क में पार्लिमानी सिस्टम है जिसका सरबराह वज़ीर आज़म है, क्या कहीं पर ये ख्याल मौजूद है कि हम जो अगली आइनी तरमीम है या किसी मौके पर सदारती सिस्टम कर दिया जाए, मुल्क में एक प्रेसिडेंट हो जिसके पास तमाम एग्जेक्टिव इख्तियारात हों? देखिए एजाज, जो आपका आइन है और आइनी ढांचा है ना, वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ठीक हमारा माइंडसेट जमहूरियत की तरफ है ही नहीं। ठीक सिर्फ कुर्सी पे बैठने की देर है। फिर आप देखिए बंदा चेंज कैसे होता है। फिर उसके आर्डर्स आप सुनिए, वो चाहता है बस ये भी कर दो और ये भी कर दो, अकबर बादशाही। तो इस निज़ाम में अगर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहेंगे तो ये सारा फाइबर ही बिखर जाएगा, बिल्कुल आपका तबाही की तरफ आप चले जाएंगे। ये मुमकिन नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मुमकिन तो सुबह आप कर लें, आपको पूछने वाला कौन है? ठीक बात। लेकिन चलेगा नहीं काम। और काम अभी भी नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी मैं कहूँ बहुत चल रहा है, अभी भी नहीं चल रहा, लेकिन फिर तो बिल्कुल ही। लेकिन अगर एक बावर्दी फील्ड मार्शल ऐवान सदर में हो तो फिर चलेगा सिस्टम? नहीं, ये शौक बहुत सारे लोगों ने पहले पूरा किया हुआ। यूनिफॉर्म वाले बहुत आए हैं और जिनको मैं जानता हूँ वो ये काम नहीं करेंगे, उनको करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा आपको लगेगा, टाइम लगेगा, और ये सिस्टम अगर आप इसकी थोड़ी सी नोक पलक ठीक कर लें और आपका बिहेवियर फ्रेंडली हो, बिजनेस फ्रेंडली हो, तो ये काम चल पड़ेगा। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त एक तो हमारा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, खान साहब जिसको चाहते हैं वो लगाते हैं, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जेल में है, उस तरह से मौसर नहीं रहे, तो खान साहब भी ऐसे ही रहेंगे? इनका आपको कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है? कोई पॉसिबल है कोई डील हो जाए इनके साथ? नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। वो तो पहले दिन से आप कह रहे हैं, बल्कि आप तो 2021 से कह रहे हैं। देखिए, आपने पॉलिटिक्स करनी है तो पॉलिटिक्स कीजिए। रिवेंज, लड़ाई, रियासत के अदारों के साथ लड़ाई, उससे आप फिर इस मुल्क में तो सियासत नहीं कर सकेंगे। इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है इस मुल्क की, दुनिया मान रही है, ट्रंप भी मान रहा है, आपको भी मान लेना चाहिए। लेकिन ट्रंप का कुछ पता नहीं है, कल वो बेड की दूसरी साइड से उतरा तो वो शायद ना माने। कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रंप माने या ना माने, लेकिन इस मुल्क में तो हकीकत है ना। इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, आपको उसके सराउंडिंग में ही चलना है। ठीक। अगर आप उसको फ्रंट पे हिट ऑन करने की कोशिश करेंगे तो आप सरवाइव नहीं करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट, ये जो GHQ है, इसकी हिस्ट्री कुछ 1000 साल की है। ये कोई पाकिस्तान ने ये फ़ौज नहीं बनाई, पाकिस्तान के हिस्से में ये फ़ौज आई है। तो ग्राउंड रियलिटी को देख के ही आपने सियासत करनी है। आप ये नहीं हो सकता कि आप उनके ऊपर चढ़ दौड़ें और आप कहें कि मैं सियासतदान से इनकलाबी बन गया हूँ। तो इनकलाब का जो रिज़ल्ट होता है ना जी, यहाँ आप विक्टोरियस होते हैं, यहाँ आपकी गर्दन उड़ जाती है। तो अभी तक तो ये ज़िंदा है और कोर्ट में है, और जो ये गुफ्तगू करते रहे लोगों के बारे में, वो सारी अपने ऊपर आ गई। ठीक है जी। और जो चोरियाँ लोगों को कहते थे वो अपनी बरामद हो गई। तो ऐसे में डबल पर्सनैलिटी, जो आप कह रहे हैं वो तो दूसरों के बारे में वो आप खुद कर रहे हैं। मॉरल करप्शन आपसे ज़्यादा तो मेरा ख्याल में दुनिया में किसी ने नहीं की होगी। जब पावर आई तो आपने फाइनेंशियल करप्शन भी करके दिखा दी, जो कि प्रूफ हो रही है। तो ऐसी सूरत में अगर आप समझे कि मैं सबको डरा के, धमका के, अदलिया को, फौज को, अपोनेंट सियासतदानों को, इसने कितने लोगों को जेलों में डाला जी।
ये मरियम बीबी बेचारी मेरे ख्याल में साल सवा साल रही, हमजा कोई 2.5 साल रहा, सारे अपने ओपोनेंट। राना सनाउल्लाह कैसे गया, जी हाँ, हनीफ अब्बासी कैसे गया। तो भाई अगर आपने ये जुल्म करना था तो फिर आपको ये याद होना चाहिए कि कल मेरी बारी भी है, और वो बारी आई हुई है। तो ये जो मैट्रिक्स है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की कि इस्टेब्लिशमेंट एंड दी पॉलिटिशियंस, और जो पॉलिटिशियन इस्टेब्लिशमेंट के साथ है वो पावर में, ये मैट्रिक्स ऐसी रहेगी? आपको लगता है कि सियासतदान कभी मसल पकड़ेंगे और इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करे, सियासतदान अपना किरदार अदा करें? आपकी मेरी ज़िंदगी में तो ये मुमकिन नहीं है, शायद आगे जाके कहीं और हम नहीं होंगे, अभी तो मुमकिन नहीं। अच्छा बेग साहब, आपकी जो ज़ाती कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी आए। आप शुरू में एक बिजनेसमैन थे, अमेरिका में थे, फिर पाकिस्तान आ गए, फिर अचानक ये ख्याल कैसे आ गया कि आप मीडिया के बिजनेस में आ जाएं? नहीं, मैं जर्नलिज्म में मैंने मास्टर किया है। मैं अमेरिका जाने से पहले 2 न्यूज़पेपर में काम कर रहा था। लेकिन फिर बिजनेसमैन बन गए थे ना? बिजनेसमैन अमेरिका में मेरे पास तो जब छोटा मोटा मैं बिज़नेस कर रहा था, मेरी प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कंपनी थी। ठीक। थोड़े से पैसे आए तो मैंने ऑनलाइन वहाँ शुरू कर ली और उर्दू के अखबार शुरू कर दिए। तो ख्वाहिश यही थी कि मेरी मदर यहाँ थी, तो मैं चाह रहा था मैं वापस आऊँ। नेचुरली शादी हो गई, बच्चे थे वहाँ, बिज़नेस भी अच्छा हो गया, लेकिन मदर मेरी अकेली थी। तो 2009-11 के बाद ठीक। I sold my business, ठीक। shift all the money, shifted my family. मुझे कुछ 2-2.5 साल लगे अपना सारा चीज़ें वाइंड। वैसे आपस की बात है, इस बात पे भी बाज आपके चाहने वाले बड़ी कंट्रोवर्सी है कि जी पता नहीं उधर को केस हो गया था और पता नहीं क्या क्या, आपको पता है? देखिए मैं ना सोशल मीडिया पे मैं अभी भी तो आया हूँ, तो मुझे पकड़ लेते हो, पकड़ लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं तो आपको पता है, आपको पता है आपके चाहने वाले भी बहुत हैं। साल में तकरीबन 9 माह बाहर होता हूँ, है ना, आई ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है जी। तो मैंने कौन सा मर्डर किया है या कौन सा बैंक लूटा है जो पीटीआई ने जो भी मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। अब देखें, आप अमेरिका में, यूरोप में या किसी ऐसी जगह बैठ के मुझे गाली दे रहे हैं या मेरे पे कोई इल्ज़ाम, मैं उसका जवाब दे ही नहीं सकता। और वो एक पूरी मेरे ऊपर खास से पैसे खर्च किए गए, तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ कि ठीक है। आप पहली बात तो है झूठ झूठ है, मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, मैंने वोट जाके लेने नहीं लोगों से, जो मैं हूँ वो सामने हूँ, इसमें कुछ शक ही नहीं। ये जो शहबाज गिल और इस तरह के जो करैक्टर्स हैं, ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ये जो प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करते हैं, ज़रा आप भी इसका टारगेट एक देखिए मैं रहे, इनका हल कोई है? एहसास ये जो खासकर मेरे बारे में या मेरे ख़ानदान या मेरी मदर या मेरी जो गाली गलोच ये कर रहे थे, मैंने आज दिन तक ये काम कभी नहीं किया कि किसी को गाली दी हो। इवन मेरे मीडिया कम अखबारों में या मेरी न्यूज़ एजेंसी से मैंने किसी को आज तक ब्लैकमेल नहीं किया, टारगेट नहीं किया। खबर की हद तक है, लेकिन मैं उसको रिपीट भी नहीं करने देता। इन्होंने जो गुफ्तगू की है और जो मुसलसल मतलब मेरे साथ हो रहा है तो बाकियों के साथ भी तो हो ही रहा है ना, लैंग्वेज तो वही सही में इस्तेमाल हो रही। तो मैंने एक दिन सोचा कि मैं इनको जवाब दूं। मेरे पास कुछ चीज़ें थी, मैंने एज ए मतलब सोच के नहीं रखी थी, वो मेरे पास पड़ी हुई हैं, ना मेरा ये ज़हन था कि मैं इनको कभी इस्तेमाल करूँगा। लेकिन जब आप मेरी मदर को गाली देते हैं, वो अल्लाह जन्नत से मेरे फौत हो गए हुए हैं, मेरे 3 भाई और भी हैं, तो जब आप गाली देते हैं मेरी मदर को तो वो भी कहते हैं कि यार क्यों, हमने तो आपको गाली नहीं दी, हमने आपसे कोई बात की है या ट्वीट किया है तो भाई उस तरह जवाब दे दो ना, गाली क्यों देते हो। और फिर मैंने 2-3 वीडियो अपलोड की, मैंने कहा अगर इतनी हिम्मत है तो सामने आके दो। और फिर मैंने कहा मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, ठीक, अगर आप उस लेवल पे आना चाहते हैं तो मैं अपलोड कर देता हूँ। इफ़ आई मे आस्क, किसकी चीज़ें हैं? वो इनकी बेगम साहिबों की भी हैं। अच्छा, जो इन्होंने बीवियाँ बनाई हैं उन्हीं की थी। ये आप खान साहब की बात कर रहे हैं या? खान साहब की बात कर रहा हूँ। तो बात यह है कि ना तो मैं उनकी
खान की मदर को गाली देना यानी चाहता हूँ, ना औरतों मैं को उसकी वैसे इन्वॉल्व सिस्टर नहीं को। करना चाहिए। जी हाँ, ठीक है जी, ठीक। मैं आज भी उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन अगर आप मेरी माँ को सबको ये लगा दें, आपको पता है 1 महीने में मेरी ट्रोलिंग पे इन्होंने 12 करोड़ खर्च की। अब मैं 12 करोड़ खर्च नहीं कर सकता, लेकिन इनको जवाब देना मुझे आता है और जवाब उनको मिल रहा है। हाँ। अच्छा बेग साहब, एक चीज़ मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका पता भी है, लेकिन लोगों को नहीं पता। मैंने आपसे बरह रास्त भी इस पर बारे में बात की थी। आपके पेपर से बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों को बड़ी मायूसी उस वक्त हुई थी जब अहमद नूरानी के बारे में एक खबर छपी थी जी कि अहमद नूरानी को लड़की के भाइयों ने मारा है जब उस पर अटैक हुआ। मैं चाहता हूँ, मुझे तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने बताया था, और मैं चाहता हूँ ज़रा प्लीज़ बताएं लोगों के लिए भी, क्योंकि वो जब खबर पड़ी तो एक जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसको बड़ी मायूसी हुई कि आपके पेपर से स्टोरी भी नहीं, मेरा पेपर है तो मेरे पास 700 बंदा काम करता है, 400 खबर रोज़ निकलती है। जी हाँ, 400 मैं खुद तो नहीं देखूंगा। हाँ, सही। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं क्राइम की खबरें देखता ही नहीं हूँ, मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिक्स है। ठीक। ठीक है जी। अब वो खबर छप गई अगले दिन, मलक रियाज साहब के अभी आया, तो मैंने कहा मैं तो देखी नहीं खबर, वो क्राइम अंदर वाले पेजेस पे छपता, मैं नहीं देखता। मैंने जाके देखी, उसको बुलाया, वो रिपोर्टर जो है, हाँ बड़ा मशहूर है, आप सारे ही जानते हैं उसको। हालांकि मैं आज तक कुछ 100 क्राइम रिपोर्टर निकाल चुका हूँ, क्योंकि उनकी आते नहीं बदलती, फिर मैं फारग कर देता। बाद में वैसे वही जर्नलिस्ट जो है वो काजी फायज ईसा के खिलाफ कंप्लेनेंट भी था। अब उसको बुलाया तो उसने कहा जी मुझे तो ये मैंने कहा इसकी वजाहत छाप दो। ठीक। ठीक है जी, अपोलोजाइज कर लेते। वो वजाहत छाप दी हमने, और मैंने उसको वार्निंग दे दी एडिटर साहब को कि इसकी स्टोरी डायरेक्ट नहीं जानी चाहिए, आप खुद मॉनिटर किया करें। अब वो नूरानी ने एक पूरा महाज क्रिएट कर दिया। मेरा लेवल नहीं था कि मैं उसके साथ झगड़ा करता। ठीक। ऐसा नहीं है कि मैं इसको जवाब नहीं दे सकता, जवाब मैं इसको वो दूंगा ये क़यामत तक याद रखेगा, लेकिन मेरा इसका कोई जगह मैं जानता ही नहीं, मैं कभी इस तरह मिला नहीं। जी जी, ठीक बात है, आज़ादी झगड़ा है ही नहीं है। ठीक। और दूसरी बात है एजाज, मैं तो अपने रिपोर्टरों से नहीं मिलता, मेरे इतने वर्कर हैं, खुदा के से मुझे 10 बंदों के अलावा नाम नहीं याद रहते, तो मेरा उसका कोई झगड़ा ही नहीं था। आपने केस करना उस रिपोर्टर को करो ना। अब वो चला गया फाइज ईसा के खिलाफ, मैंने निकाल दिया। वो एक दिन इधर बाहर भी मुजाहरा कर रहा था आपके, तो मुझे एक कॉल आ गई, सॉरी मैं उधर था एक शादी में, तो ये जजेस हजरात सारे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेग साहब आपने बड़ी ज्यादती की है। मैंने कहा जी क्या किया? उन्होंने कहा, मैंने कहा ना, वो 6 महीने पहले मैंने निकाल दिया हुआ है, मेरा उससे कोई तल्लक नहीं। अगर मैं ये केस करवाता फाइज ईसा साहब के खिलाफ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश होता और प्रूफ करता कि फाइज ईसा का केस आज भी कहता हूँ, फाइज ईसा के खिलाफ जो केस था 1,000,000% ठीक था। ठीक था। ठीक है, मैं आज भी साबित कर सकता हूँ। मैं बाहर रहा हूँ, बाहर पढ़ा हूँ, मैं आज भी बाहर रहता हूँ, वो केस ठीक था। उसको इन्होंने हाशअप करके ईसा साहब को क्लीन चिट दे दी, लेकिन वो मैंने नहीं कराया। और मैंने आके एक वीलॉग भी किया, मैंने कहा मेरा कोई तल्लक नहीं है, अगर मैं करता तो मैं सुप्रीम कोर्ट में इसको प्रूफ करता खड़े होकर। अच्छा, केस ठीक होना एक अलग बात है, लेकिन जब बीच में एजेंसियां और रियासती इदारे इन्वॉल्व होते हैं, तो वो जो बंदा होता है जिसके खिलाफ दुरुस्त केस भी हो, वो तो विक्टिम बन जाता है। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है हमारे बाज़ औक़ात इदारों की, ये भी तो किसी के बंदे को विक्टिम बना देती है। विक्टिम पाकिस्तान में और दुनिया में एजेंसीज इसी तरह ऑपरेट करती हैं। पाकिस्तान कोई मुख्तलिफ नहीं है। CIA भी इसी तरह ऑपरेट करती है, रॉ भी इसी तरह कर रही है, मोसाद भी इसी तरह कर रही है। मैंने इस पे एक पेपर लिखा था, मैं चाहता था कि हम हमारी जो प्राइमरी एजेंसी है उसको रीफर्बिश करें और ये चीज़ें ख़त्म करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर हमारी एजेंसी का एक नेगेटिव इमेज है तो वो पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। बाहर तो चलो मुखालफ तो करे, लेकिन पाकिस्तान में हमारी अपनी एजेंसी का एक नेगेटिव इमेज जो है उसको ख़त्म किया जाए। मैंने उस पर काम किया था।
नहीं बेग साहब, वो जो आप कह रहे हैं ना कि पूरी दुनिया में एजेंसी, लेकिन इस तरह का काम पूरी दुनिया में यूं नहीं होता। मैं भी सारी दुनिया फिरते हैं हम, नहीं, बड़े ये बड़े काम होते हैं। देखें ना, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द लॉ ये सिस्टम हाईजैक नहीं हो जाते। चीफ हो जाता है जस्टिस के जी, खिलाफ अमेरिका भी हो जाता है। आप बताएं ना, अमेरिका में कितने चीफ जस्टिस के खिलाफ सीआईए नहीं गई है और नहीं, जाकर वो किया है। फिर जो चीफ जस्टिस साहबान होते हैं वो ये काम भी नहीं करते जो हमारे चीफ जस्टिस साहबान करते हैं। दोनों चीज़ें मखलूत खातर रखें। हाँ। लेकिन टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। आपकी बात ठीक है, लेकिन ये एनवायरनमेंट देख लेना पाकिस्तान का। आप इसको बेहतर करने के लिए हमने कभी कोशिश की सिस्टम को? कोई किसी इशू पे कोई खड़ा ही नहीं होता। अब मुझे बहुत से मीडिया वाले लोग कह रहे थे जिस दिन से मैं आया, कोई तीफी भट्ट साहब का, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अफसोस है। मतलब ये काम PSPs, आप CSS करके आके आपकी मेंटेलिटी ये है, ये आप करना चाहते हैं इस रियासत के अंदर जो आप कर रहे हैं? आप समझते हैं इससे आप क्राइम बिल्कुल ज़ीरो पे ले आएंगे? जिन लोगों के लोग मरे हैं आज तो वो खामोश होंगे, कल वो खड़े नहीं होंगे। बिल्कुल खड़े होंगे। ये मतलब बट आप ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, इनके ऊपर यही मुकदमा था जब 12 अक्टूबर 99 के बाद, ये मावराए अदालत कत्ल का याद है ना आपको? सब्जाजार केस था, इसीलिए फिर ये इलेक्शन नहीं लड़ सके थे। इन्होंने फिर दोस्त मोहम्मद खोसा को बनाया, 2 महीने अब अपना केस क्लियर करवाया। देखें, मैं ये नहीं कह रहा, चलो तीफी भट्ट साहब से तो मैंने कोशिश की, नहीं कामयाब हो सके। जो मैंने आपके प्रोग्राम में कहा है वो आपको दुनिया बता देगी मैंने कितना सच बताया। वो सारे कैरेक्टर जिंदा हैं, लेकिन पुलिस को ये काम नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई डकैती करते हुए, बैंक लूटते हुए भाग रहा है, वहाँ मुकाबला हो गया, वो जन आप स्टेज करते हैं यार, जेल से लोगों को ला के मरवा देते हैं। अच्छा, एक और इशू, आखिरी इशू, इसके बाद मैं कंक्लूड करूँगा। एक और बहुत बड़ा अहम मामला है जिसके ऊपर बड़ा तनाज़ा चल रहा है जी बल्कि एक डील होते होते रह गई। जी वो थी जनाब मलिक रियाज की इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक जी डील हो जाए। अभी नहीं हो रही। अभी नहीं हो रही, लेकिन एक मौका तो था कि तकरीबन चीज़ें तय हो गई थी। जी होगी। तो क्यों टूट गई वो डील? उसमें मलिक साहब का कसूर है। अच्छा, क्या गलती क्या हुई मलिक साहब से? वो लंबी कहानी है। मलिक साहब का कसूर इन अ सेंस कि अगर आप कि सारी दुनिया फेवर कर रही है और आपको समझा रही है कि आपने ये गलती की है, बजाय इसके कि आप उस गलती पे खड़े हो जाएं, बिजनेसमैन को ये सूट नहीं करता। बिजनेसमैन के साथ बहुत से लोग जुड़े होते हैं, डीलर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री उसके साथ, और ही इज़ अ जॉइंट। वो उनसे गलती थी जहाँ पे वो मिस्टेक हुई, वो गलत इशू के ऊपर खड़े हो गए। ये दुरुस्त बात है। वो कहते हैं कि जब वो खुद भी कहते हैं कि जी मुझे इमरान खान के खिलाफ गवाही का कहा जा रहा है और मैं दे नहीं रहा, नहीं, तो क्या मामला क्या है? वो कहानी नहीं है। आप तो खुद गए दुबई इस सारे मामले में। मैं तो जी हर महीने जी जाता हाँ, मलिक साहब से मुलाकात भी हुई, तो क्या कुछ थोड़ा सा अगर हमें? वो अभी फिर है, अंडर डिस्कशन है, तो वो फिर ओपन हो जाएगा। मैं तो अभी भी चाहता हूँ, आई एम हिज वेल विशर के बहुत सारी दुनिया है जी जिनके घर हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट है, और पूरी इंडस्ट्री बैठ गई उसकी वजह से। हम तो अभी भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए, जो अपने मामलात हैं, यहाँ पैसों का इशू है जो देने हैं वो क्लियर करें। उनके पास पैसों की कमी नहीं है, वो तो कहीं भी प्रोजेक्ट बनाए तो उससे 100 गुना पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। तो अभी क्योंकि थोड़ा सा मसाइल हैं, लेकिन मेरे ख्याल में फ्यूचर में हल हो जाएंगे। एक तारीखी इशू पूछूंगा, मुझे पता है आपने शादी पे जाना है, लेकिन मैं वो जो है जैसे कहते हैं ना, तजस्सुस को रोक नहीं पा रहा। नहीं बताइए। एक मामला था 2006 में, आपको याद होगा, डॉक्टर शाजिया के साथ रेप केस था बलूचिस्तान में, जिसके बाद आपको पता है अकबर बुगटी साहब का वाकया। वो क्या वाकया था? उसमें कोई आपका भी किरदार है, आपने भी कोई मुसालत कराने की कोशिश की थी, वो क्या कहानी क्या है वो? एक मीटिंग थी जी आर्मी हाउस में, मुशर्रफ साहब वाज ऑल इन ऑल। ठीक। तो वहाँ पे मेरा काम तो ख़त्म हो गया था, लेकिन क्योंकि जिस तरफ से दरवाज़ा था वहाँ प्रेसिडेंट की चेयर थी,
तो इधर ही से गुजर के जाना होता। तो मैं बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा जी आज जो सिंध में कोलू है जगह जहाँ आर्मी है, वहाँ से आर्मी मूव होगी और बाय 11:30 आर्मी बुकटी डेरा बुकटी पहुँच जाएगी। तो उसने कुछ ऑपरेशंस की चीज़ें बतानी शुरू की। ये प्रेसिडेंट ने? नहीं, उनको ब्रीफिंग दे रहे थे साहब आर्मी। तो मुझे लगा कि ये रात को अटैक करेंगे ना, तो मैं बुकटी साहब से थोड़ा फ़ोन पे बहुत इन टच था। तो मैंने कहा जी अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं रिजॉल्व करा दूं। वो बुकटी साहब ने उस शाजिया की वजह से, और वो बेचारा को कप्तान का नाम आ गया, कैप्टन हमाद गालबन, और वो रॉकेट चलाई जा रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मोहसिन यू स्टे अवे। मैं चुप कर गया। मैं वहाँ से ट्रैवल करके जब इस्लामाबाद पहुँचा तो मुझे कॉल आ गई, ठीक, कि क्या है तुम्हारे जहन में। मैं कहा जी आई कैन रिजॉल्व राइट अवे। वो मैं अखबार में तो पढ़ ही रहा था। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो मुझे ना शाहिद मसूद साहब ने, डॉक्टर पहले शाहिद मसूद ने कहा कि आप आईजी सिंध को कहें कि मैंने शाजिया से मिलना है। ठीक, मैंने कहा यार मिलवा मैं देता हूँ, कोई इंटरव्यू को ऐसा ना काम कर दी, सेंसिटिव इशू है, गड़बड़ ना हो जाए। उसने कहा नहीं होगी। मैंने आईजी सिंध साहब को कहा कि शाहिद मसूद साहब को, शाहिद मसूद साहब माशाल्लाह जी हाँ, हयात हैं, दोस्त हैं। बाद में उनका भी बड़ा किरदार है इस सारे मामले में। अच्छा जी, वो उन्होंने कहा कि ये मेरी स्टूडेंट रही है। तो मेरे जहन में वो था, तो मैंने शाहिद मसूद साहब को कहा कि आप दुबई से आएँ और ये कहती है कि जी मुझे मरवा दिया जाएगा, मुझे बाहर भिजवा दें। तो वो आगे अगले दिन हम कराची चले गए। तो उसको पुलिस कस्टडी में एक रेस्ट हाउस में ठहराया हुआ था। हम मिले तो मैंने उसकी बात सुनी। उसने कहा जी हमारी तो फैमिली हमें कारोकारी में मार देगी और ये और वो, हमें आप लंदन कनाडा भिजवा दें। मैंने कहा मुझे पासपोर्ट दें। ठीक, पासपोर्ट लिए। अब मैंने उससे ये भी पूछा कि ये जो बुकटी साहब या मीडिया कह रहा है कि वो हमाद है और ये और वो। अच्छा, मैंने उनके हस्बैंड को फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाने के लिए भिजवा के मैंने कहा मुझे सच पता है। उसने कहा नहीं। मैंने कहा यार आप डिनाई तो करें ना, मतलब पूरा पाकिस्तान आग लग गई। उन्होंने कहा कि मेरे साथ रेप नहीं हुआ। नहीं, उसने कहा वो हमाद नहीं है, वो नहीं है। ठीक, वो उन्होंने उसकी फ़ोटोग्राफ वगैरह दिखाई थी। हाँ, आइडेंटिटी कुछ डिनाई कर दी उन्होंने। अब उसके बाद सर मैं वापस आया, मैंने मार्क लायल ग्रांट, जी हाँ, उस वक्त के हाई कमिश्नर, मैंने उनको कहा और मैंने उनको फ़ीस भिजवाई पासपोर्टों के साथ। ठीक, तो मैं मैरियट में खाना खा रहा था तो उनका बंदा आया, उसने कहा जी ये फ़ीस भी वापस और वीज़े भी लग गए। मैंने अब आके इनको ब्रीफिंग दी कि जी इसको बाहर भिजवा देते हैं और ये किस्सा ख़त्म करते थे, आपको डेरा बुकटी पे अटैक करने की ज़रूरत नहीं। आपने ब्रीफिंग दी मुशर्रफ साहब को, ठीक, DGMI थे जनरल एजाज नदीम एजाज, और एक साहब DGISPRP थे शौकत सुल्तान, वो भी थे। तो उसमें अब मेरे से आपने नाम नहीं पूछना, उनमें से एक साहब ने कहा, पॉलिटिशियन थे, उन्होंने कहा जी बेग साहब एनू ना डॉक्टर नू इन्ने पैसे भी दे दो। सर मैं नाम नहीं पूछता, वैसे आप बता दें। अच्छा जी। तो मैंने कहा जी ठीक है। मैंने उनको कराची से इस्लामाबाद बुला लिया और यहाँ से उन्होंने आगे जाना। उस खातून को मैंने कहा कि फ़लाँ साहब आपको पैसे भी दे रहे हैं, आप जाएँ अपनी ज़िंदगी नई शुरू करें। तो जब वो मैंने टिकट्स करवा ली, मेरे ये सारे मैंने अपने पॉकेट से पैसे खर्च किए। उसने कहा वो पैसे मेरे कहाँ हैं, मैं उधर जाके, उस साहब ने कहा यार मैं तो एवं ही गल की थी सी। तो फ्लाइट का टाइम था और मैं फंस गया। मेरे पास कोई 20-22 हज़ार डॉलर घर में थे, वो मैंने उनको दिए। और मेरा लंदन में घर था तो मैंने अपने बंदे को कहा इनको रिसीव कर लो, घर पे ठहराओ अंटिल आई मेक अनदर अरेंजमेंट जहाँ। तो वो चली गई वहाँ, मैंने उसका केस भी करवा दिया और वो 6 माह मेरे घर में रही लंदन। अच्छा, जैसे ही उसका केस हुआ एक्सेप्ट,
असाइलम का। असाइलम का। तो पहला उसने इंटरव्यू मेरे खिलाफ दिया कि मेरे वो जो प्रॉमिस किया था वो नहीं दिया। अभी मैंने तो किया नहीं था, मैंने तो अपनी जेब से दिया और किसी से मांगे भी नहीं। तो उसने जाके कहा कि जी नेचुरली मेरे खिलाफ और शाहिद मसूद साहब के खिलाफ उसने इंटरव्यू दिया। बीबीसी ने मुझे कॉल की, मैंने कहा आप हमें एक ही लाइन पे लें ताकि मैं इससे पूछ सकूं कि हमने फेवर तो अल्लाह के लिए की थी, हमारा कसूर बताओ क्या। ठीक। पैसे भी हमारे गए, ठीक है। सब कुछ किया। 6 इज्जत माह के ऊपर सवाल उठा दिया आपने। आपने कहा जी, मैंने कहा जी मैंने इनसे कौन सा वादा किया था जो पूरा नहीं किया। मैंने कहा था मैं आपको बाहर भिजवा देता हूँ, मैंने भिजवा दिया। अब पैसों की देनी, उसको जो पैसे प्रॉमिस किए थे उन साहब ने किए थे, मैंने तो नहीं किए। उन्होंने अपने मुशर्रफ साहब के सामने नंबर भी बना लिए और बाद में पैसे नहीं दिए। तो ये किस्सा था। अच्छा, तो बेग साहब आप भी जल्दी में, मुझे पता है। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और हम मुस्तकबिल में भी आपको दावत देते रहेंगे, Anytime. क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे बड़ी डिटेल गप लगाते हैं और खुली गप लगाते हैं। एनी टाइम। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। आपको मुस्तकबिल में भी हम दावत देते रहेंगे Anytime. खुली गपशप के लिए। एनी टाइम। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू।